हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, हमने जो यूनिट स्टार्ट की थी वो थी आपकी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट की यूनिट, जिसके हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड पे पहुंच चुके हैं। और आज के सेकंड लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है? आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ओके, जैसे मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था क्या। मैंने आपको क्या बताया था? आपके एक केमिस्ट थे, आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पियर्सन। पियर्सन ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे। ओके, ऑब्जर्वेशन के, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थे मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ। उस ऑब्जर्वेशन के चक्कर में, उस ऑब्जर्वेशन की वजह से आपके जो पियर्सन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? आपके पास जो लुईस एसिड्स होते हैं और जो लुईस बेस होते हैं, आपको पता है ना लुईस एसिड क्या होता है? एक मिनट में यहाँ पर को ऐड कर देती हूँ इस चीज को। आपको मैंने जैसे बताया था लुईस एसिड्स क्या होता है। लुईस एसिड क्या है? आप कोई भी स्पीसीज को लुईस एसिड कहेंगे अगर उसके पास क्या है, लोन पेयर जिसे आप इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, उसे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो उस एसिड को आप क्या बोलते हैं? उस स्पीसीज को आप बोलेंगे लुईस एसिड। ओके, सिमिलरली लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस उसी का उल्टा होगा। क्या होगा? अगर कोई भी स्पीसीज के पास क्या टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी हो, तो ऐसे बेसिस को, ऐसे स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं? लुईस बेस कहते हैं। ओके, तो हुआ क्या था? आपके जो केमिस्ट थे, आपके जो साइंटिस्ट थे पियर्सन, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपके लुईस एसिड को, लुईस बेसिस को क्लासिफाई किया था। सेवरल क्लासिफाई किया था 3 क्लासेस पे। वो क्लास कौन कौन सी थी? पहली थी आपकी हार्ड एसिड एंड बेस की क्लास, दूसरी थी सॉफ्ट एसिड एंड बेस की क्लास, तीसरी थी आपकी बॉर्डरलाइन एसिड एंड बेस की क्लास। यानी कि एसिड को उन्होंने 3 क्लास पे क्लासिफाई किया, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड एंड बॉर्डरलाइन एसिड। सिमिलरली बेस को उन्होंने क्लासिफाई किया 3 क्लासेस पे, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस एंड बॉर्डरलाइन बेस। और ये होते क्या क्या है, इनके फीचर्स क्या है, इनके लिए प्रिंसिपल्स क्या है, मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ। ओके, तो अभी हमने क्या बात करनी है, मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके पियर्सन केमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपके लुईस एसिड एंड बेस को किसी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया। तो इन क्लासिफिकेशन की वजह से क्या है, अलग अलग थ्योरीज जनरेट हुई जो कि इनके इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती थी। ओके, आप अभी क्लैरिफाई नहीं कर रहे होंगे, मैं आपको जस्ट यहाँ पर दिखाती हूँ। ये बोल रहा है सेवरल थ्योरीज हैज बीन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। सच इंपॉर्टेंट थ्योरीज आर आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरीज, बॉन्डिंग थ्योरी, एंड लास्ट वन इज स्पिट्जर थ्योरी। ओके, यानी कि हुआ क्या, आपके पास अलग अलग टाइप के एसिड तो आपको मिल गए, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, बॉर्डरलाइन एसिड। बेस भी आपको अलग अलग टाइप के मिल गए, हार्ड एसिड, सॉफ्ट सॉरी हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस एज वेल एज बॉर्डरलाइन बेस। ओके, तो हुआ क्या, ये जो आपके एसिड बेस है, इन्होंने बोला जब आपके हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस कंबाइन करते हैं एंड सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस कंबाइन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इनके इंटरेक्शन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और उसी की स्टेबिलिटी के बेसिस पे कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसी है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज जनरली डिराइव की गई थी। इन थ्योरीज को ही बोलते हैं थ्योरीज फॉर हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ओके, और ये 3 थ्योरीज कौन कौन सी है? पहली है आपकी आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी, दूसरी है आपकी बॉन्डिंग थ्योरी, एंड लास्ट वन इज स्पिट्जर थ्योरी। और आज के लेक्चर पे हमने तीनों थ्योरीज को डिस्कस करना है। इतनी चीज क्लियर आई? तो हम ये तीनों थ्योरीज को सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ओके, तो देखो ना, पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगेन कराना चाह रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने जो आपको फर्स्ट लेक्चर, आपका ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट का जो मैंने पहला लेक्चर दिया था, उसको दिए हुए थोड़ा टाइम हो गया, मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया क्योंकि मुझे और यूनिट्स भी कंप्लीट करानी थी, तो मैंने थोड़ा गैप लिया, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें समराइज करा देना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे ना, तो आपको जो मैं आगे थ्योरीज पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ओके, अब ये पॉइंट्स क्या है, बहुत आसान है, आप जिस ध्यान से चीजों को देखिएगा। ओके, ये बोल रहा है कि यहां पर को देखो, आपको जैसे मैंने आपको बोला कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल ने क्या किया था, लुईस बेस और लुईस एसिड को क्लासिफाई किया था 3 क्लासेस पे, हार्ड, सॉफ्ट एंड बॉर्डरलाइन टाइप पे। तो उन तीनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर को लिखी हुई है। ये बोल रहा है कि अगर आपको पता चला कि कोई स्पीसीज आपकी लुईस एसिड है, ये तो ठीक है, लुईस एसिड का पता कैसे चलेगा? अगर आपकी स्पीसीज बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है, इट मींस आपकी स्पीसीज क्या है? लुईस एसिड है। ओके, बट आपकी लुईस एसिड की जो स्पीसीज है वो मे बी हार्ड हो सकती है, मे बी वो सॉफ्ट हो सकती है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका लुईस एसिड हार्ड है या फिर सॉफ्ट है? तो इनके लिए इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। वो क्या होती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है
हार्ड लुईस एसिड अगर आपके पास है, इट मींस अगर आप उस लुईस एसिड के लिए आयनिक बॉन्ड लेंथ देखेंगे या फिर उसकी रेडियाई देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, स्मॉल आयनिक रेडियाई मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इसमें पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो ये हाईली पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ये क्या होता है, स्ट्रांगली सॉल्वेटेड नेचर का होता है। और अगर आप इसमें ऑर्बिटल्स चेक करेंगे, इसके वैलेंस शेल में ऑर्बिट चेक करेंगे, तो ये एक टाइप के एम्प्टी ऑर्बिट कैरी करते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर को आप ल्यूमो की एनर्जी देखेंगे, LUMOS की एनर्जी यहाँ पर को चेक करेंगे, तो यहाँ जो आपको एनर्जी मिलेगी वो काफी हाई मिलेगी। ओके, तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड पर रखने हैं, बस इन्हीं के बेसिस पे हम आगे की चीजें क्लैरिफाई करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, अगला है आपका लुईस बेस। अगर मैं लुईस एसिड, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आपका लुईस एसिड जो है वो सॉफ्ट नेचर का है, सॉफ्ट टाइप का लुईस एसिड है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इसी के अपोजिट होंगे। जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि लुईस एसिड, हार्ड लुईस एसिड की जो आयनिक बॉन्ड जो रेडियाई होती है वो क्या होती है, काफी स्मॉल होती है। लेकिन यहाँ पर को सॉफ्ट लुईस एसिड की क्या होगी, जो एटॉमिक आयनिक रेडियाई होगी वो काफी बड़ी होगी, यानी कि लार्ज आयनिक रेडियाई होगी। और अगर आप इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चेक करेंगे, तो जैसे आपका हार्ड वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, लेकिन सॉफ्ट वाले के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज काफी कम होगा। यहाँ पे जो आपके एटॉमिक ऑर्बिट है, जैसे ऊपर हमने बोला एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिट है, बट यहाँ पर वो क्या होगी, कंप्लीटली फिल्ड होंगी। और यहाँ पर हमारे ल्यूमोस की जो एनर्जी थी वो क्या थी, काफी हाई थी। यहाँ पर जो ल्यूमो की एनर्जी होगी वो काफी क्या होगी, लो होगी। इतनी चीज क्लियर आई। ये है आपका हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिस के। तो हार्ड लुईस बेस और सॉफ्ट लुईस बेस की क्या फीचर्स है। तो देखो, हार्ड के क्या है, जैसे आपने ऊपर पढ़े थे ना वही सारी होगी, यानी कि हार्ड हार्ड की कैरेक्टरिस्टिक आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। सॉफ्ट सॉफ्ट की, जैसे हमने देखो हार्ड लुईस एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, यहाँ जो आपकी रेडियाई होती है वो स्मॉल होती है। सिमिलरली हार्ड बेस के केस में भी जो आपकी रेडियाई होगी, आयनिक रेडियाई, वो क्या होगी, स्मॉल होगी। ओके, ये भी क्या होगा, स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होगा। यहाँ पर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर ज्यादा होगा, यानी कि हार्ड लुईस बेस का जो नेचर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे पोलराइजेशन काफी लो होगा, पोलराइजेबिलिटी काफी लो होगी। और यहाँ पर को होमोस की जो आप एनर्जी चेक करेंगे, होमो की जो एनर्जी आप चेक करेंगे वो क्या होगी, काफी हाई होगी। ओके, अगली बात, अगर मैं सॉफ्ट के लिए बात करूं, यानी कि सॉफ्ट लुईस बेस का क्या प्रॉपर्टी है, सॉफ्ट का क्या होगा, जैसे आपका सॉफ्ट लुईस एसिड की प्रॉपर्टी थी वो ही मिलेगी। कैसे, यहाँ पर आयनिक रेडियाई आपकी क्या थी, काफी ज्यादा थी। यहाँ पे भी आपकी आयनिक रेडियाई काफी ज्यादा होगी। यहाँ पर को क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। कम यहाँ पर टर्म यूज नहीं किया गया, यहाँ पर बोला गया है इंटरमीडिएट, मतलब कम भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी, ठीक ठाक वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंटरमीडिएट है। यहाँ पे जो पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पर हाईली पोलराइजेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ वीक पोलराइजेबल होता है। ओके, तो यहाँ पर वीक, यहाँ पर हाई। और यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर यहाँ होमो की एनर्जी आप चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पर होमो की एनर्जी क्या थी, हाई थी, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है लो होगी। तो ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को अपने अपने माइंड पर रखना है। ओके, अब देखो, अगर यहाँ पर आप शॉर्ट में देखना चाहे, तो यहाँ पर इसने शॉर्ट में बोला है। शॉर्ट में इसने क्या बोला है, ये बोल रहा है अगर आप हार्ड एसिड और बेस की बात करेंगे, दोनों हार्ड हार्ड है। ओके, तो हार्ड एसिड हो चाहे हार्ड बेस हो, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की प्रॉपर्टी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर सिंपल टर्म में देखना चाहे, तो आप बोलेंगे हार्ड एसिड हो या फिर हार्ड बेस हो, ये आपका नॉन पोलराइजेबल नेचर का होता है। अभी क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेस है, तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, ये दोनों की प्रॉपर्टी, यानी कि सॉफ्ट एसिड और बेस की प्रॉपर्टी किसके अपोजिट होगी, आपकी हार्ड एसिड और बेस के। और हार्ड एसिड की जो प्रॉपर्टी होगी वो ही आपकी हार्ड बेस की होगी, सॉफ्ट एसिड की जो प्रॉपर्टी होगी वो सॉफ्ट बेस की होगी। इतनी चीज समझ में, हार्ड सॉफ्ट तो एक दूसरे का उल्टा हो गया। अगर हार्ड एसिड हो या फिर हार्ड बेस हो, वो आपके नॉन पोलराइजेबल नेचर के हैं, तो सॉफ्ट एसिड हो या फिर सॉफ्ट बेस हो, इनका नेचर क्या होगा, पोलराइजेबल नेचर का होगा। अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। ओके, तो ना रीजन मैं आपको कुछ ऐसे समझाती हूँ। देखो, जो ये हार्ड सॉफ्ट का जो कॉन्सेप्ट आया ना, जैसे हमने यहाँ हार्ड लगाया, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हार्ड, और यहाँ पर हो गया आपका सॉफ्ट, और ये हार्ड में आपके दोनों आ गए। ठीक है, एसिड भी आ गया और यहाँ पे बेस भी आ गया, और यहाँ पे भी एसिड भी आ गया और यहाँ पे
बेस भी आ गया। ओके, अब देखो होता क्या ना, ये जो हार्ड और सॉफ्ट का जो कॉन्सेप्ट आया ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बेसिस पे है। मतलब अगर आपके पास कोई स्पीसीज है, मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज ले लेती हूँ, मैंने बोला स्पीसीज आपके पास क्या है, ए है। ओके, अगर मैं बोलूँ ये स्पीसीज को मैं क्लासिफाई कराना है, इस स्पीसीज को एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बेसिस पे, मैं बोल रही हूँ अगर ये जो मेरी ए स्पीसीज है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टाइटली हेल्ड एंड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे मेरे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर पे, इसके साथ आपकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, टाइटली हेल्ड है। इट मींस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस मेरा यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ टाइटली हेल्ड है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, इट मींस क्या होगा, यहाँ पर को जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अगर वो न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा क्लोज है, इट मींस यहाँ पर को आपको पोलराइजेबिलिटी बहुत कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोल्स ज्यादा जनरेट ही नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर को अगर ऐसा केस अगर कभी अराइज हो जाता है, जब आपका जो न्यूक्लियस है वो टाइटली हेल्ड होता है, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली हेल्ड होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और यहाँ पर को पोलराइजेबिलिटी या फिर आप बोल सकते हैं पोलराइजेशन काफी लो है, तो उस केस में जो आपकी स्पीसीज है उसे कंसीडर किया जाता है हार्ड स्पीसीज। ओके, इट मींस क्या हो गया कि अगर आपका कोई भी हार्ड एसिड हो या फिर आपके पास कोई हार्ड बेस हो तो ये हार्ड है। इट मींस इन दोनों स्पीसीज में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो टाइटली हेल्ड होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसकी वजह से यहाँ पर को क्या होगा, पोलराइजेशन का फिनोमेना नहीं लग सकता, यानी कि यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा, जिसे आप बोलते हैं नॉन पोलराइज स्पीसीज ये बन जाएगी। और ऐसे स्पीसीज जहां पर पोलराइजेशन नहीं होता है, यहाँ ऐसे स्पीसीज जो नॉन पोलराइज है, उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, हार्ड स्पीसीज। जैसे हमने क्लासिफाई कर दिया हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस स्पीसीज। ओके, सिमिलरली इसी का उल्टा क्या होगा, सॉफ्ट का केस, यानी कि अगर मैं बोलूं मेरे पास अगेन कोई स्पीसीज है जिसे मैं बी बोल रही हूँ, और इस स्पीसीज में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टाइटली हेल्ड नहीं है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट मींस न्यूक्लियस अगर आपका यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके दूर होंगे, यानी कि यहाँ पर आसानी से आपको पोल्स देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। इट मींस ये वाली जो स्पीसीज है जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि वो उससे बहुत ज्यादा दूर में होते हैं, डिस्टेंस में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर को पोलराइजेशन होता है, मतलब इसे आप मोर पोलराइज स्पीसीज बोलेंगे। ऐसे स्पीसीज को आप क्या टर्म देते हैं, ये स्पीसीज होती हैं सॉफ्ट स्पीसीज, और सॉफ्ट स्पीसीज को ही आप क्लासिफाई कर रहे हैं सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस पे, तो क्या होगा, सॉफ्ट एसिड भी वो स्पीसीज होंगी जो पोलराइज्ड होंगी, और सॉफ्ट बेस भी वो स्पीसीज होंगी जो पोलराइज्ड होंगी। समझ में आया? तो फंडा कहां से लग रहा है, सॉफ्ट एंड हार्ड का फंडा है। अब हार्ड के अंदर जो दो स्पीसीज आ रही है, चाहे हार्ड एसिड हो हार्ड बेस हो, ये दोनों स्पीसीज ही आपकी क्या होंगी, नॉन पोलराइज होंगी, क्योंकि हार्ड वाली कोई भी स्पीसीज क्या होगी, नॉन पोलराइज होगी, क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइटली हेल्ड होते हैं विद किससे, न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से वहां पोल्स जनरेट नहीं होते। इतनी चीज क्लियर है? तो ये चीज आप अपने माइंड पर रखिएगा। ओके, अब हम लोग प्रॉपर्ली स्टार्ट कर लेते हैं हमारी थ्योरी। पहली थ्योरी जो हमने डिस्कस करनी है वो है आपकी आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी, जो कि काफी इजी है। ओके, आप बस चीजों को सुनिएगा, ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ए हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। वेट कीजिए, मैं इंक से लिखती हूँ। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, whereas covalent bond is formed by the interaction of soft acid and soft base. Okay, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एसिड है और वो एसिड आपका हार्ड है, और अगर आपके पास कोई बेस है और वो बेस आपको हार्ड बेस लग रहा है, इट मींस क्या होगा, अगर हार्ड एसिड और हार्ड बेस के कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स में अगर आप बॉन्ड चेक करेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स किस टाइप का बॉन्ड बना रहा है, तो आपको क्या मिलेगा कि वहां पे जो बॉन्ड बना है वो एक टाइप का आयनिक बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका हार्ड एसिड और हार्ड बेस कंबाइन करता है तो इनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो एक टाइप का क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ओके, और इसी के उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास सॉफ्ट एसिड है और आपके पास सॉफ्ट बेस है, तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के कॉम्बिनेशन से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स में अगर आप बॉन्ड देखना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इतनी चीज क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल था। ओके, बट यहीं पर हमारी बात खत्म नहीं हो जाती। इस थ्योरी ने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो ये इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब
कब आपका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, यानी कि कब आपका जो बॉन्ड है आप बोलेंगे कि ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एक टाइप का स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको पता है ये थ्योरीज आपको क्या बताती है, स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बताती है। ओके, तो आपको ये थ्योरी ये भी बताती है कि बॉन्ड के बारे में तो बता दिया कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस मिलके आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बस इस थ्योरी ने ये भी बताया कि कब आपका जो बॉन्ड है वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉम्प्लेक्स भी आपका स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर को बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी आपको पता है ना, डिसोसिएशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ अ बॉन्ड। बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है वो होती है डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इट मींस यहां पर को बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी हमें चाहिए उसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कभी भी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है तो उस बॉन्ड को हम क्या कंसीडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इट मींस आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसे आप क्या बोलेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, वो आसानी से क्या होगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें कि आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, अनस्टेबल है, रिएक्टिविटी क्या है, वो आपका रिएक्टिव कंपाउंड है या फिर अनरिएक्टिव कंपाउंड है, ये सारी प्रॉपर्टीज भी किसने डिस्कस की थी, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी ने। ओके, कैसे, ये क्या बोल रहा है, देखो ये तो मैंने समराइज करके लिखा हुआ है कि हार्ड और हार्ड का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो आपको आयनिक बॉन्ड मिलता है, और सॉफ्ट का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। और एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है, जो मैंने आपको अभी आगे बताया था, कि अगर आपका हार्ड एसिड हो या फिर हार्ड बेस हो, अगर आप इन कॉम्प्लेक्स के लिए, हार्ड एसिड और बेस के लिए आयनिक रेडियाई देखेंगे तो आयनिक रेडियाई हमेशा स्मॉल होती है फॉर हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। ओके, और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस देखेंगे तो कभी भी सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के लिए अगर आप आयनिक रेडियाई चेक करेंगे तो वहां पर आयनिक रेडियाई बहुत ज्यादा होगी। ओके, तो आयनिक रेडियाई ज्यादा क्यों होगी, तो वही चीज तो यहाँ पर है, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो आपके यहाँ पर को आयनिक रेडियाई भी बहुत ज्यादा है। और अगर वो दोनों क्लोज है, पोलराइजेशन कम है, तो हार्ड हार्ड के केस में आयनिक रेडियाई भी बहुत कम होती है। ओके, तो ये चीज तो आपको पहले से नोन थी। ओके, अब बात आ जाती है कि इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया कि आपकी आयनिक रेडियाई के बेसिस पे अगर आपको बॉन्ड पता है तो बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा या फिर वीक होगा। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि कुछ इस टाइप का है। ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो ये हार्ड एसिड है या फिर हार्ड बेस कुछ भी लूं, देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा हार्ड एसिड जो है वो मेरा पॉजिटिव स्पीसीज है और हार्ड जो बेस है वो मेरा नेगेटिव स्पीसीज है, ऐसे कंसीडर किया क्योंकि बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज, एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो वो पॉजिटिव चार्ज। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास दो अपोजिट चार्ज आयन, दो अपोजिट चार्ज मेरे पास आयन है, ये है एसिड ये है बेस। ओके, अगर ये आपस में इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो वो जो वहां पे कॉम्प्लेक्स बना, उस कॉम्प्लेक्स में अगर आप इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पता है जो मैं आपको आयनिक रेडियाई की बात करा रही हूँ, ये बोल रहा है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो उस कॉम्प्लेक्स की होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब अगर आपके कॉम्प्लेक्स में आपको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पर जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है या फिर आप बोल सकते हैं आपकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स यानी कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस एक बढ़ा तो एक ऑब्वियस सी बात है घटेगा। इतनी चीज क्लियर आई, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं सिंपली। देखो ये बोल रहा है कि आपके आयनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो आपके हार्ड एसिड और हार्ड बेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं, उस कॉम्प्लेक्स में अगर आप आयनिक रेडियाई देखेंगे तो आयनिक रेडियाई की जो आयनिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। और अगर आपकी आयनिक रेडियाई मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात है इन कॉम्प्लेक्स में जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है या फिर आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, यहाँ पर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। इतनी चीज क्लियर आई, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी कि आयनिक रेडियाई। अगर यहाँ
यहाँ आयनिक रेडियाई कम है तो आपका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, और इसी का कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर को लार्ज एटॉमिक रेडियाई है, लार्ज आयनिक रेडियाई है, तो इस केस में जो इंटरमोलिकुलर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वीकर होगा, कम होगा। तो ये सिंपल सी बात है, यही स्टेटमेंट के थ्रू इन्होंने चेक करवाया कि कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए आपकी जो स्टेबिलिटी है, जो आपका स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर उन्होंने फाइनली ये लिखा हुआ है कि द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस will be less in the case of ionic smaller ions. Okay, अगर आपके पास जो आयंस है, आपको पता है अगर आप कैटायंस और एनायंस की बात करेंगे, यहाँ पे अगर आपके आयंस के बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर ये ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। अट्रैक्शन ज्यादा फील करने की वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड क्रिएट होगा, वो जो बॉन्ड होगा, क्रिएटेड जो बॉन्ड होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, यानी कि ये बॉन्ड आपका एक टाइप का स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। और अगर आपका बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर है तो इट मीन्स ये बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, इट मीन्स ये आसानी से रिएक्ट नहीं कर सकता, इट मीन्स जो आपका ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एक टाइप का स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंसीडर किया जाएगा। ये छोटे छोटे तो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स आप बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं सकते, आसानी से तोड़ नहीं सकते मतलब उसे आसानी से रिएक्ट नहीं करवा सकते। अगर कोई चीज रिएक्ट नहीं कर रही इट मीन्स वो स्पीसीज आपकी क्या है, एक टाइप की स्टेबल स्पीसीज है, तभी तो रिएक्ट नहीं कर रही। अगर वो स्पीसीज अनस्टेबल होती तो वो रिएक्ट आसानी से कर जाती। ओके, तो वही चीज यहाँ पर को लिखा हुआ है कि ये स्पीसीज आपकी क्या होगी, हाईली स्टेबल कंसीडर की जाएगी। ओके, तो ये चीज किसने बताई थी, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी ने। ओके, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता, अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा, ये देखो हुआ क्या, आपको मैं सिंपली बताऊं। आपके एक और केमिस्ट थे, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिन्सन्स। ओके, तो ये मिन्सन्स जो साइंटिस्ट थे, इनका ये और इनके जो कोवर्कर्स थे, इन्होंने मिलके क्या किया था, 1967 में एक और काम किया था। इनके काम के थ्रू इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका गिवन एसिड और बेस है, वो एसिड और बेस आपके हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। तो इन्होंने बोला इसको प्रिडिक्ट करने के लिए आपने ये इक्वेशंस इन्होंने डिराइव की, जो इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिखी हुई है। ये इक्वेशन पहले है इतनी सी। ओके, ये इक्वेशन क्या है, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है पी के क्या होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इट मीन्स ये क्या बताएगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। और लॉग तो ठीक है, के क्या होता है, के होता है यहाँ पर आपका कांस्टेंट, एसिड के लिए, बेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने ये इक्वेशन डिराइव की, जिसको इन्होंने सॉल्व आउट किया कुछ इस टाइप से। ये इक्वेशन क्या बन गई, अभी आप जस्ट सुनिएगा, ठीक है, आपको मैं आगे चीजें क्लियर कराऊंगी। ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि इस इक्वेशन में जो आपका x और y है, ये x और y क्या है, x और y है पैरामीटर्स ऑफ एसिड, ये एसिड के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x और y। ओके, सिमिलरली a और b क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a और b रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरामीटर ऑफ बेस, यानी कि x और y तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरामीटर ऑफ एसिड, और a और b क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरामीटर ऑफ बेस। और यहाँ पर जो c है वो है आपका कांस्टेंट, और ये तो k हो गया आपका इक्विलिब्रियम। इतनी चीज क्लियर है, तो आपने बस इतना माइंड पर रखना है, c है कांस्टेंट, कांस्टेंट को साइड रखिए अभी। इन्होंने बोला x और y इज द पैरामीटर्स ऑफ एसिड, और a और b क्या है, पैरामीटर ऑफ बेस। ओके, अब इन्होंने क्या किया, एक टेबल दिखाई इन्होंने, इस टेबल में ये बोला, इन्होंने क्या किया, एक साइड लिखा हार्ड एसिड और एक साइड लिखा सॉफ्ट एसिड। ओके, और इनके क्या निकाले, पैरामीटर्स भी निकाले। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स की वैल्यू कैलकुलेटेड होती है, इन्होंने कैलकुलेट किए ये वैल्यूज, और यहाँ पर को लिखा है, जैसे मैंने बोला, अभी मैं इनको हार्ड नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने ये चीज, चलो इसको मिटाती नहीं हूँ, इसे मैंने हार्ड नहीं कंसीडर किया। अभी मैंने कुछ नहीं बोला कि ये आपके जो एसिड्स हैं ये हार्ड है या सॉफ्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे एसिड्स के लिए, जैसे आपका Li प्लस एक एसिड हो गया, Al3 प्लस हो गया, Na प्लस, Ca2 प्लस हो गया, Cu प्लस हो गया, Ti प्लस हो गया, Hg2 प्लस हो गया, Au प्लस हो गया। ओके, ये सारे के सारे इन्होंने बोला एसिड्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा ये एसिड आपका हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, इन्होंने क्या किया, इनके पैरामीटर्स यानी कि y की वैल्यू, जो मैंने ऊपर बोला, यहाँ पर x और y क्या है, पैरामीटर्स ऑफ एसिड, इन्होंने इनके पैरामीटर की वैल्यू निकाली, जो कि कुछ इस टाइप की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Li प्लस की वैल्यू है 0.36, Al3 पॉजिटिव की वैल्यू 0.70, Na प्लस की 0.97, ये तो आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर को कैलकुलेटेड की हुई है। ओके, अब इन्होंने बोला क्या, इन्होंने ये बोला कि अगर किसी एसिड के लिए जो ये वैल्यू आई है आपकी y पैरामीटर की, जो वैल्यू आपने यहाँ पर को लिखी है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 2.80 हुई, तो यानी कि अगर आपके पास कोई एसिड है और एसिड के लिए आपने पैरामीटर y की वैल्यू निकाली है,
पैरामीटर y की वैल्यू अगर आपको लेस देन 2.80 से कम मिलेगी तो उस केस में आप अपने एसिड को क्या कंसीडर करेंगे कि आपका जो एसिड है वो एक टाइप का हार्ड एसिड है। समझ में आया? एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इससे वो कर देती हूँ। ये देखो, आप क्या कंसीडर करेंगे, जो आपका एसिड है वो एक टाइप का हार्ड एसिड है। कब? जब आपको पैरामीटर y की वैल्यू लेस देन 2.80 मिलेगी। ओके, और इसी का उल्टा अगर आपको आपका एसिड मिला है और एसिड के लिए आपने y की वैल्यू देखी और आपको ये मिला कि वहां पे जो आपकी y की वैल्यू है मोर देन 3.20 है। ओके, अगर आपकी कभी भी एसिड के लिए y पैरामीटर की वैल्यू मोर देन 3.20 होगी तो उस केस में जो आपका एसिड होगा उसे आप सॉफ्ट एसिड कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर वही चीज लिखा है। आपने ये सारे आपके एसिड्स और एसिड के लिए आपने वैल्यू देखी y पैरामीटर की, तो देखो ये सारी वैल्यूज क्या है, लेस देन 2.80 है। तो इट मींस ये सारे के सारे एसिड, अब मैं बोल सकती हूँ ये सारे एसिड हार्ड एसिड है, क्योंकि हमें क्या बताया गया कि अगर आपका एसिड है और उनके लिए y पैरामीटर की वैल्यू लेस देन 2.80 है तो वो हार्ड एसिड होंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर्स की वैल्यू लिखी है वो सारी वैल्यूज मोर देन 3.20 है। इट मीन ये सारे के सारे एसिड क्या है, सॉफ्ट एसिड है। इतनी चीज क्लियर आई? तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। और अगर बॉर्डर लाइन एसिड आप देखना चाह रहे हैं तो बॉर्डर लाइन एसिड के लिए जो वैल्यूज होगी वो हार्ड और बेस के, मतलब हार्ड और सॉफ्ट के बीच की होती है। तो देखो, हार्ड के लिए वैल्यू है 2.80, सॉफ्ट के लिए है 3.20, तो बॉर्डर लाइन के लिए क्या होगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू जो है 2.80 तो 3.20 के बीच की। इतनी चीज क्लियर आई? तो अगर आपकी वैल्यू इतनी है तो इट मींस वो आपका एसिड जो है वो बॉर्डर लाइन एसिड है। इतनी चीज क्लियर आई? सिमिलरली अब अगला पैरामीटर्स क्या है, बी पैरामीटर यहाँ पे दिखा है जो कि बेस के लिए है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी मेरे को नहीं पता ये सारे जो बेस है वो मेरी हार्ड बेस है या सॉफ्ट बेस है, मैंने बस इनके पैरामीटर्स की वैल्यू निकाली है। तो ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि अगर आपके बेस के पैरामीटर की वैल्यू अगर लेस देन 3.0 आ गई तो इट मींस आप समझ लेना कि आपका बेस हार्ड है। अगर क्या होगा, अगर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 50 आ गई तो समझ लेना कि आपका बेस जो है वो सॉफ्ट है। और अगर इनकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो आप समझ लेना आपका बेस क्या है, बॉर्डर लाइन है। इतनी चीज क्लियर आई? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो मेरी ये सारी पैरामीटर बी की जो वैल्यू निकाली कि लेस देन 3.0 है, ये सारी वैल्यू लेस देन 3.0 है, तो इट मीन्स ये सारे के सारे क्या है, एक टाइप की हार्ड बेस है जो कि मैंने लिखे हुए हैं। ओके, और मैंने इन बेस के लिए जो आपके I नेगेटिव और S2O3 2 नेगेटिव है, ये दोनों भी आपके बेस है, बट आपको पता नहीं ये सॉफ्ट बेस है या हार्ड बेस है। तो आपने क्या किया, इनकी पैरामीटर बी की वैल्यू निकाली और पैरामीटर बी की वैल्यू क्या है, मोर देन 50 है, आपने ये देख लिया। तो इट मीन्स आप ये बेस को क्या बोलेंगे, एक टाइप के सॉफ्ट बेस। इतनी सिंपल सी बात है, यही सारी चीजें आपको बताइए। इतनी चीज क्लियर आई? अब क्या है, ये समझ गए, ये आपकी पहली थ्योरी पे आपने ये सारी चीजें बतानी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो है आपकी कौन सी, बॉन्डिंग थ्योरी। ओके, अब बॉन्डिंग थ्योरी आपको क्या बोलती है, यहाँ पे देखिए। तो देखो बॉन्डिंग थ्योरी क्या होती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग थ्योरी को मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। आपके दो केमिस्ट और थे, एक थे आपके चैट और दूसरे थे आपके मुलिकन। इन्होंने 1955 से 1956 में एक और थ्योरी डिराइव की थी जो थी आपकी बॉन्डिंग थ्योरी, जो कि आपको क्या बताती थी, ये आपको बताती थी सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के बारे में। यानी कि जो बॉन्डिंग थ्योरी आई थी इसने सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को एक्सप्लेन किया था। ये बॉन्डिंग थ्योरी ने क्या बोला, ये बहुत सिंपल है। इन्होंने बोला कि अगर आप सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन में क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है और एक है आपका सॉफ्ट बेस। ओके, तो अगर आप यहाँ पर को सॉफ्ट एसिड को देखेंगे तो आपको पता है सॉफ्ट एसिड के लिए अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जनरली सॉफ्ट एसिड जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह से क्या बोल रहा है, इनके पास क्या टेंडेंसी होती है, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अ सॉफ्ट बेस एंड आल्सो अ गुड बॉन्डिंग लिगेंड। ओके, तो यहाँ पर को क्या होता है, इनके लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह से ये जो एसिड्स हैं इनकी बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है कि ये बॉन्ड क्या बोल सकते हैं, बेसिस के साथ जो आपके सॉफ्ट बेस है, साथ ही साथ गुड बॉन्डिंग लिगेंड्स के साथ क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं बॉन्डिंग लिगेंड्स के साथ क्या है, अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। और इसी बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं ये जो बॉन्डिंग होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट बॉन्डिंग, जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फेवरेबल कंसीडर किया जाता है कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स। ओके, और आपको ये भी पता है यहाँ पर को पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी अराइज हो सकता है, जो कि आपको एक्सप्लेन किया गया था आपकी नेक्स्ट थ्योरी जो है आपकी पिट्जर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। और ये बोल रहा है क्योंकि आपको पता है सॉफ्ट सॉफ्ट के केस में मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस
होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है वो आपकी क्या होते हैं, टूवर्ड्स न्यूक्लियस नहीं होते, जिसकी वजह से वहां पर को पोस्ट जनरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग थ्योरी ने तो जस्ट इतनी चीज बोला कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन ज्यादा फेवरेबल इंटरेक्शन कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट के केस में क्या है, आपके सॉफ्ट एसिड की क्या फीचर्स है, इनके पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसकी वजह से इनके पास ये टेंडेंसी है कि सॉफ्ट बेस के साथ बहुत आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं, और बाकी जो बॉन्डिंग लिगेंड्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को ज्यादा फेवरेबल किया माना जाएगा। ये किसने एक्सप्लेन किया था, बॉन्डिंग थ्योरी ने, ओके। और इसके बाद जो आई आपकी पिट्जर थ्योरी, ये भी बहुत छोटी है। पिट्जर थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया, पिट्जर थ्योरी बात करती थी लंदन डिप्रेशन एनर्जी की बात करती थी। इनने बोला कि अगर आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपको लंदन डिप्रेशन एनर्जी मिल रहा है, तो ये लंदन डिप्रेशन एनर्जी क्या करेगा, आपकी बॉन्ड को स्टेबलाइज कराने में हेल्प करता है, ओके। और ये लंदन डिप्रेशन एनर्जी आपको कब मिलेगा, जब आपके कॉम्प्लेक्स में पोलराइजेशन होगा, पोलराइज एटम प्रेजेंट होंगे। तो आपको पता है पोलराइज एटम कब प्रेजेंट होंगे, हार्ड के केस में तो पोलराइजेशन नहीं होता, क्योंकि हार्ड एसिड हो या चाहे आपका हार्ड क्या हो, बेस हो, तो ये हार्ड वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये नॉन पोलराइज होते हैं। तो नॉन पोलराइज है, इट मीन यहाँ पर को क्या होगा, लंदन डिप्रेशन एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला था पिट्जर थ्योरी ने, कि लंदन डिप्रेशन एनर्जी क्या कराता है, स्टेबलाइज अ बॉन्ड बिटवीन द लार्ज पोलराइजेबल एटम्स, यानी कि लंदन डिप्रेशन एनर्जी की वजह से क्या है, आपके जो पोलराइज्ड एटम है वो क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे। तो हार्ड एसिड हो चाहे हार्ड बेस हो, तो यहाँ पे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे जो एटम्स है वो नॉन पोलराइज होते हैं, जिसकी वजह से हार्ड वाले जो कॉन्सेप्ट है, हार्ड वाले जो बॉन्ड है वो इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं कंसीडर किए जाएंगे कंपेयर टू सॉफ्ट सॉफ्ट के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट के केस में क्या होता है, हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, और हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से वहां पर को लंदन डिप्रेशन एनर्जी क्या करेगी, स्टेबलाइज कर सकती है आपके एटम्स को, और उस एटम को अगर वहां पर स्टेबलाइजेशन होगा तो आपका बॉन्ड क्या कंसीडर किया जाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, ओके। और ये भी एक और चीज बोल रहा है कि जितनी ज्यादा आपकी लंदन डिप्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपका साइज ऑफ पोलराइजेशन बढ़ेगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जितनी ज्यादा आपके एटम में पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा एटम में पोलराइजेशन होगा, उतनी ज्यादा आपके कॉम्प्लेक्स में आपके एटम्स के लिए क्या होगा, लंदन डिप्रेशन एनर्जी की वैल्यूज बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका एटम स्टेबलाइज होगा, और एटम स्टेबलाइज है, इट मींस आपका बॉन्ड क्या है, ज्यादा फेवरेबल है, ओके। किसके कंपेयर में, अगर आप सॉफ्ट सॉफ्ट यहाँ पर लिखा है, दैट्स व्हाई द सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू ए सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि आपको पता है सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन में क्या है, यहाँ पर को पोलराइज एटम है, पोलराइज एटम है, तो वहां पर को क्या आपका एटम स्टेबलाइज हो सकता है, किसके थ्रू, लंदन डिप्रेशन एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड है वो स्टेबल कंसीडर किया जाएगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये दो थ्योरी तो आपकी छोटी थी, बस जो भी बात थी वो आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी पे थी। तो ये बन गया आपका थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। अभी लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।